नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि 20वीं सदी की शुरुआत की पुरानी कहानियां और हमारी प्राचीन सांस्कृतिक मान्यताएं आज के आधुनिक विज्ञान को बंदरों और प्राइमेट्स को बचाने में कैसे मदद कर सकती हैं? तो आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हमारी संस्कृति और परंपराएं आज के जंगलों को बचाने में एक गेम चेंजर साबित हो रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समझने के लिए हमें एक खास शब्द को जानना होगा, एथनोप्राइमेटोलॉजी। सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन असल में यह बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। ये इंसानों और प्राइमेट्स के बीच के उस गहरे रिश्ते का अध्ययन है जहां हमारी मान्यताएं, हमारे मिथक और पीढ़ियों पुराना ज्ञान ये तय करता है कि हम बंदरों और अन्य प्राइमेट्स को कैसे बचाते हैं। यानी ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच के अटूट रिश्ते की कहानी है। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे वो हैं, सबसे पहले प्रकृति लेखन के अग्रदूत, फिर परस्पर जुड़ाव का दर्शन, उसके बाद एथनोप्राइमेटोलॉजी का क्षेत्र, फिर पवित्र उपवन और वर्जनाएं, उसके बाद पारंपरिक प्रथाओं का प्रबंधन और अंत में परंपरा और विज्ञान का विलय। तो सफर काफी रोचक होने वाला है। चलिए अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, प्रकृति लेखन के अग्रदूत। जब भी हम प्रकृति के बारे में लिखने वालों की बात करते हैं तो एक नाम बहुत प्रमुखता से उभरता है, धन गोपाल मुखर्जी। ये एक भारतीय अमेरिकी लेखक थे और मजे की बात यह है कि बचपन में भारतीय जंगलों में बिताए उनके अनुभवों ने उन्हें उस वक्त नेचर राइटिंग का प्रणेता बना दिया, जब यह शैली कोई खास लोकप्रिय भी नहीं थी। उनकी किताब गेनिक ने पश्चिमी दुनिया को भारतीय वन्यजीवों की सच्चाई से रूबरू कराया और इसके लिए उन्हें 1928 में प्रतिष्ठित न्यूबेरी मेडल भी मिला। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात थी। मुखर्जी जी की खासियत ये थी कि उनकी किताबें महज कहानियां नहीं थीं, उनमें बहुत गहरे सबक छिपे थे। जैसे करी दी एलिफेंट में उन्होंने दिखाया कि जानवर हमारी कोई संपत्ति नहीं है, बल्कि वे बेहद बुद्धिमान और भावनाओं से भरे जीव हैं। वहीं गेनेक के जरिए उन्होंने समझाया कि प्रकृति में युद्ध जैसे बड़े आघातों को भी ठीक करने की जादुई ताकत होती है। और हरी द जंगल लैड हमें बताती है कि इंसान इस प्रकृति के मालिक नहीं बल्कि बच्चे हैं, जिन्हें स्वदेशी बुजुर्गों से सीखना चाहिए। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि जानवर भी हमारे बराबर हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, परस्पर जुड़ाव का दर्शन। अब दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ है पश्चिमी मानव केंद्रित दृष्टिकोण, जिसे एंथ्रोपोसेंट्रिज्म कहते हैं। ये मानता है कि इंसान प्रकृति से श्रेष्ठ है और इसका मुख्य फोकस प्रकृति का इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल करने पर होता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत है पूर्वी पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण या इकोसेंट्रिज्म। ये दृष्टिकोण अद्वैत वेदांत और अहिंसा के वैदिक सिद्धांतों पर टिका है। ये हमें सिखाता है कि हम इंसान इस पूरे जीवन के जाल का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। यहाँ हर जीव, हर जंगल का अपना एक खास महत्व है। इसी बात को गहराई से समझने के लिए इस विचार पर गौर करें। हमारी भूमिका हमेशा प्रकृति की निगरानी और निरीक्षण करने की रही है, न कि उस पर शासन करने या उस पर हावी होने की। ये वैदिक दर्शन हमें साफ साफ याद दिलाता है कि हमारी असली जिम्मेदारी प्रकृति के इस अद्भुत संतुलन को बनाए रखने की है। हमें प्रकृति का राजा बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर चलते हैं, एथनोप्राइमेटोलॉजी का क्षेत्र। अब इस दर्शन को असल जिंदगी में देखते हैं। अगर हम पूर्वोत्तर भारत के जंगलों की बात करें तो ये जगह जैव विविधता का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। यहाँ बंदरों की 12 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें हुलॉक गिब्बन और कैप्ड लंगूर जैसी दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल हैं। लेकिन स्थिति काफी चिंताजनक है। वनों की कटाई और मानवीय गतिविधियों की वजह से इन प्राइमेट्स की जान भारी खतरे में है। और सबसे बड़ी बात, वहां के जंगलों, स्थानीय पौधों और वन्य जीवों का पूरा भविष्य इन प्राइमेट्स के जीवित रहने पर ही निर्भर है। और यहीं पर स्वदेशी समुदायों का ज्ञान काम आता है। अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो समझ आएगा कि कैसे स्वदेशी लोगों का सदियों पुराना ज्ञान, उनके काम करने के तरीके और संसाधनों को बारी-बारी से इस्तेमाल करने की तकनीकें असल में प्राइमेट्स को बचा रही हैं। वे लोग सिर्फ जंगल में रहते ही नहीं हैं, बल्कि बिना किसी आधुनिक लैब के एक उन्नत विज्ञान की तरह उस जंगल को मैनेज भी कर रहे हैं। सदियों से चली आ रही उनकी ये व्यवस्थाएं प्रकृति को बचाए रखने का एक बेहतरीन तरीका है।
आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, पवित्र उपवन और वर्जनाएं। क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में पवित्र उपवनों यानी सेक्रेड ग्रोव्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है? ये कोई साधारण जंगल नहीं है। ये वो खास इलाके हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं की वजह से पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने खुद ही तय किया है कि यहाँ पेड़ काटना या शिकार करना बिल्कुल मना है, और विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये मान्यताएं असल में प्राइमेट्स और अन्य जीवों के लिए सबसे सुरक्षित आश्रय स्थल बन गई हैं। कमाल है ना? अक्सर हम इन सांस्कृतिक वर्जनाओं या टैबूज को अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन जरा ठहरिए। अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखें तो ये एक बेहद व्यवस्थित पारिस्थितिक प्रबंधन है। अलग अलग नियम ये तय करते हैं कि संसाधनों का इस्तेमाल कौन करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। उदाहरण के लिए जीवन इतिहास से जुड़ी वर्जनाओं को ही ले लीजिए। ये सीधे तौर पर जानवरों को उनके प्रजनन के समय शिकार से बचाती हैं। सच कहें तो ये अंधविश्वास नहीं, बल्कि संसाधनों को खत्म होने से बचाने की एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक है। और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में पौराणिक कथाएं जानवरों को बचाने का एक मजबूत हथियार हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश की मिशमी जनजाति हुलॉक गिबन को पवित्र मानकर उसकी रक्षा करती है। मेडागास्कर में लीमर को मरे हुए पूर्वजों से जोड़ा जाता है, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अफ्रीका के बंटू भाषी समुदायों में चिंपांजी को आध्यात्मिक रक्षक माना जाता है, और फिलीपींस में बंदरों को जंगल की रक्षा करने वाली आत्मा का अवतार समझा जाता है। ये लोक कथाएं और जानवरों को भगवान का दूत मानने की परंपराएं असल में शिकार रोकने का सबसे अचूक उपाय साबित हुई हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं 5वें हिस्से की, पारंपरिक प्रथाओं का प्रबंधन। अब इस विषय का एक और पहलू भी है। कई स्वदेशी समुदायों में प्राइमेट्स का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में भी होता है। जैसा कि अलग अलग दस्तावेजों में दर्ज है, असोमिया मकाक या बंगाल स्लो लॉरिस जैसी प्रजातियों के अंगों का इस्तेमाल मांसपेशियों के दर्द या अस्थमा जैसी बीमारियों के इलाज के लिए पीढ़ियों से होता आ रहा है। ये एक एथनोजोलॉजिकल सच्चाई है। इस पूरे विषय को सही से समझने के लिए हमें इन प्रथाओं को भी तटस्थ रूप से देखना होगा, क्योंकि ये मान्यताएं सीधे तौर पर संरक्षण रणनीतियों पर असर डालती हैं। इसी पारंपरिक प्रबंधन का एक बेहतरीन और दिलचस्प उदाहरण अमेज़न के यानोमामी लोगों के शिकार करने के तरीके में देखने को मिलता है। ये कोई अंधाधुंध शिकार नहीं है, नियम बहुत सख्त हैं। केवल आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित लोग ही शिकार कर सकते हैं। शिकार कब और कैसे होगा, इसके स्पष्ट नियम हैं। वे शिकार की जगहें बदलते रहते हैं, और सबसे खास बात, जानवरों के प्रजनन के मौसम में शिकार पूरी तरह से रोक दिया जाता है ताकि उनकी आबादी वापस बढ़ सके। ये अपने आप में एक बहुत ही एडवांस्ड इकोलॉजिकल मैनेजमेंट सिस्टम है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, परंपरा और विज्ञान का विलय। एक बात बिल्कुल साफ है, जब भी कोई बाहरी संस्था आकर स्थानीय लोगों की मान्यताओं और प्रथाओं को नज़रअंदाज करती है तो संरक्षण के प्रयास बुरी तरह फेल हो जाते हैं। लेकिन जब संरक्षण कार्यक्रमों में, जैसे कि प्राइमेट कंजर्वेशन एजुकेशन प्रोग्राम्स में, स्थानीय लोगों को और उनके ज्ञान को शामिल किया जाता है तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। व्यवहार में बदलाव लाना और समुदायों के साथ मिलकर काम करना, यही इस मिलीजुली रणनीति का असली आधार है। तो हम इन सब से क्या सीखते हैं? स्थायी संरक्षण के लिए हमें पुराने स्वदेशी ज्ञान को आज के वैज्ञानिक उपकरणों के साथ मिलाना होगा। हमें स्थानीय लोगों के भूमि अधिकारों और उनके रीति रिवाजों का सम्मान करना होगा। समुदाय द्वारा चलाए जा रहे इको टूरिज्म का समर्थन करना और ऐसे शिक्षा कार्यक्रम बनाना जो इस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं, यही सबसे कारगर रास्ता है। विज्ञान और परंपरा जब ये दोनों हाथ मिलाते हैं, तभी असली जादू होता है। और अब इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर दुनिया भर की आधुनिक नीतियां हमारी इस प्राचीन स्वदेशी समझ को अपना लें कि प्रकृति का हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो भविष्य में वैश्विक पारिस्थितिक संरक्षण की तस्वीर कैसी होगी? शायद हमारे ग्रह को बचाने की सबसे नई तकनीकें हमारी सबसे पुरानी परंपराओं में ही छिपी हैं। इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। आज के विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।